जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. We are after completing the century of the webinars, online webinars, we are once again starting our first webinar. And before starting today's webinar, with the collaboration of PMA, with the collaboration of Women Medical College, Ahmedabad, collaboration of Muzaffarabad Medical College, with the collaboration of Pakistan Society of Asian Society of Physiology, and Pakistan Association of Pathologists. Mainly, this whole webinar, I appreciate Professor Salma Kundi. It's due to Madam, to you, and I appreciate other peoples who are with us, like Rashid Saab. Rashid Saab, I will request you to start today's program with the recitation of Holy Quran. Over to you. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ये सूरह बने इसराइल है, इसकी आयत 82 है, मफहूम तर्जुमा है. और हम वो कुरान नाजिल कर रहे हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत का समान है. अलबत्ता जालिमों के हिस्से में इससे नुकसान के सिवा किसी और चीज का इजाफा नहीं होता. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. बहुत शुक्रिया. आज के हमारे मेहमान स्पीकर हैं डॉक्टर रब साहब. डॉक्टर रब साहब का नाम पढ़ते ही ना मुझे आज से अगर मैं 40 साल पीछे चले जाऊं तो एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम याद आता है. कराची में जिन्ना हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव थे और उसके साथ अटैच मेडिकल कॉलेज के वो डीन थे. अब उनका नाम था डॉक्टर रब. एक फिजिशियन थे, अल्लाह गरी के रहमत करे, इस वक्त दुनिया में नहीं है. तो डॉक्टर मुझे कुछ इशू हो गया. आई वाज स्टूडेंट एट दैट टाइम. तो मैं जब जिन्ना हॉस्पिटल में गया तो एट दैट टाइम आई फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. और मुझे याद है वो डॉक्टर रब साहब ने जो मेरे साथ शफकत से मेरी डायग्नोसिस की, उसका मशहूर हूँ. यकीनन नाम जो होते हैं इंसानों के, वो उसकी शख्सियत पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं. डॉक्टर रब साहब, बहुत शुक्रिया आपका. और जो आज का आपका टॉपिक है एस्मा, इस तरह की दूसरी चीज़ें वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉमन थी, लेकिन जब से ये हमारा कोविड आया तो उसके बाद हाँ दुनिया को ये भी पता चला कि कोई ऐसी स्पेशलिटी है जिसको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं. तो पल्मोनरी एमरजेंसी का अब पूरी दुनिया के अंदर एक शोबे खुल गए हैं और उसके अंदर स्पेशलाइजेशन भी हो रही है. और मैंने भी बाद में अपने एक पल्मोनोलॉजिस्ट को यूके भेजा और वो 6 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे आया. तो हमने पल्मोनोलॉजी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना के उसको शुरू किया. तो आई होप आपके इस आज के लेक्चर से, तो मेरी गुजारिश ये होगी कि इस लेक्चर को ज़रा उर्दू में रखिएगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो बाद में सुनते हैं जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, वो आपके लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें और फिर आपसे कभी राब्ता करना पड़ा तो आपसे राब्ता भी करने. ओवर टू यू डॉक्टर रब साहब. और थैंक यू डॉक्टर सलमा कुंदी मैडम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ the great physician, the pulmonologist, Dr. Abdur Rab. Thank you. Thank you, Professor Mulazim. First of all, I'm very thankful to Professor Salma and Professor Mulazim, both to you, कि you give me this opportunity. कि आज मैं थोड़ा सा asthma के बारे में कि what are the latest trends, कि what are the latest trends in the treatment of asthma, इस पे हम बात करेंगे. आपने बात की Professor Rab की. I was very fond of Professor Rab. And I always wanted to meet Professor Rab, and then I had a chance to meet him. In the same session in Karachi, where he was heading, he was chairing the session, and I was the co-chair. We were both together. And then I had a long discussion with Professor Rab. We met in China, Shanghai, and we had a long travel to Beijing.
तो वो तो 3-4 घंटे मेरे जो प्रोफेसर आपके साथ लगे, दैट वाज आई थिंक इज मेमोरेबल मोमेंट्स एंड मेमोरेबल टाइम आई स्पेंड विद प्रोफेसर रब। बड़ी मजे की बातें बताई उन्होंने मुझे। तो ही वाज ए ग्रेट फिजिशियन। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो मैं जो आज आपसे शहीद एको आ रहा है जी। शहीद एको आ रहा है आज जो मैं बात करने लगा हूँ कि व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्मा। तो ये मुझे एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी मिली कि आई स्पीक ऑन इंटरनेशनल फोरम आल्सो ऑन दीज थिंग्स। और मैंने आई फेल्ट लाइक दिस कि ये जो चेंजेस एस्मा के अंदर आई हैं ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, और ये तो लेटेस्ट चेंजेस हैं। आई विल टॉक अबाउट द जीना गाइडलाइन। मेरी फर्स्ट स्लाइड। आई विल टॉक अबाउट द जीना गाइडलाइन डॉक्टर साहब। और जीना गाइडलाइन में मैं बताऊंगा कि व्हाट द जीना गाइडलाइन हैज चेंज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्मा। इट्स टोटली न्यू, and even our very senior consultants are at time are unaware of all these things. तो मैं आपको चेंजेस का बताऊंगा कि what are the changes in the treatment of asthma. Latest, according to the GINA guideline, what we say, Global Initiative for Asthma, is the one everyone follows all over the world. Now, मैं कुछ पुराना आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा एस्थमा का, एंड देन आई विल से व्हाट आर द चेंजेस इन द एस्थमा। हम सारी उम्र अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे कि द प्रिवेलेंस ऑफ एस्थमा is almost 10% in adults, and it is slightly higher in the kids, up to 15%. But the GINA guideline this time says, 2023, they define it, it's a chronic respiratory disease affecting almost 1 to 30% of the population in the different countries. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड एस्थमा का ये बहुत जरूरी है, 3-4 स्लाइड हैं फॉर दोज हु आर स्टूडेंट एंड स्पेशली द बेसिक स्टूडेंट्स। वी कैरेक्टराइज एस्थमा के इट्स ए क्रॉनिक bronchial air responsiveness which results in the obstruction of the airways, and there are inflammatory changes of airway. This concept for the first time came in 1987. Okay, this is asthma. And then over the years, we got accumulated evidence it's no more a bronchospasm, rather it's a chronic inflammatory process inside the airways. So and then in the 1990, this came in Annals Journals of International Medicine. So we no longer consider it a bronchospasm or hyperactive airway disease. We consider it asthma. It's a chronic inflammatory process in which there is the infiltration of the bronchial wall by the lymphocytes, eosinophils, basophils, and mast cells, which results in the denuding of the epithelium and subsequently occlusion of the airways by the inflammatory. Now, this slide is a very, I always teach my students on this slide. Now, I want this pointer. Now, this is a section of a slide from a young boy, who was found dead at home. And on autopsy, this is the section of the bronchus. Now, if you look this bronchus, if you look on this slide, this is the lumen of the bronchus completely occluded by the inflammatory cells. This is the epithelium of the bronchus. Now, under the normal circumstances, we don't see the epithelium, but in this, even the epithelium is hypertrophied. The circular muscles and the longitudinal muscles are hypertrophied. The blood vessels are dilated and linked to the wall of the bronchus, infiltrated with the lymphocytes and eosinophils. So this is exactly what happens in the bronchial asthma. It's a chronic inflammation of the airways. So whenever we consider कि ये a chronic inflammation है, then we will also understand what's the treatment of asthma. So clinically, we recognize asthma by recurrent episodes of the airflow limitation in a person. And usually this is reversible. And this reversibility is either spontaneous or with the treatment. So बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, जी हाँ, सुबह के वक्त मुझे खांसी शुरू हुई, I got the chest tightness, and then the next week I was fine. And the next moment he was fine. So this episodic airflow limitation is either goes away on its own or with the treatment. How we diagnose asthma. Now here I will talk about to you what the changes have been done in the treatment and diagnosis of asthma.
The diagnosis of asthma as GINA guideline 2023 says, asthma is often underdiagnosed. Now, I ask my students in the class, कि जी हम कहते हैं जी asthma is almost 10-15%. But in a class of 100, how many people have got asthma? तो मुझे कहते हैं जी डॉक्टर साहब हम तो क्लास में 1 या 2 स्टूडेंट्स होते हैं. So then I tell them, do you know what's the definition of asthma? तो अक्सर को नहीं पता होता. So when I tell them this thing, if someone has got the 2 episodes of bronchospasm in the life, we categorize him asthmatic. 2 दफा किसी को 2 एपिसोड हुए in which थोड़ी सी खांसी हुई and थोड़ी सी wheezing हुई, and then the wheezing goes away on its own, and that gentleman never gets it in his lifetime, but we still diagnose that he has got an asthma. So usually asthma is underdiagnosed, and especially in this part of the world where we have got a very common disease, what we call tuberculosis. And when the people have got endobronchial tuberculosis, especially in the kids, they also wheeze. They've got shortness of breath. In developed countries, the HIV associated. G. TB, so we always have to differentiate it from tuberculosis and HIV-associated lung disease, especially the parasitic and fungal disease. So it's a syndromic approach is needed to diagnose the asthma. We always say, whenever you want to diagnose a disease, history is very important and very mandatory. But the GINA guideline says that you must diagnose asthma before starting the treatment. And one of the best way to diagnose asthma is a spirometry. Spirometry-based testing, if available, you must do it before commencing the long-term treatment. The second way to diagnose asthma is simple, measuring the peak expiratory flow rate, and then give a challenge of 2 puffs of salbutamol, and you repeat the peak expiratory flow rate. And if there is an increase of 20% in the peak expiratory flow rate after 15 minutes, it also suggests the patient has got underlying asthma. And third, improvement of symptoms after a challenge of 4 weeks of inhaled corticosteroids. And what the hallmark of asthma is reversibility. If the patient has got bronchodilation after the challenge of bronchodilator, at least 15 to 20%, this is what we call the asthma. So we must diagnose asthma by these reversibility studies. And this is what happens exactly. If you see this one, the lower line is before the bronchodilation and upper one after this one. This जी ये पॉइंटर है देखिए ना. अच्छा आपको क्या करना है? मैं पॉइंटर नहीं नजर आ रहा. So this is the before, and this is after the dilatation, after the bronchodilation. This is the spirogram, and this suggests the reversibility of the asthma. The third way to diagnose asthma is the variability in the peak expiratory flow rate. If the patient has got variability of more than 20%, this also just suggests the patient has got underlying asthma. Now, how to manage the asthma? The GINA guideline says we have got the goals to achieve and we have got a program. The most important program among the program points are, first we must... जी डॉक्टर रब साहब, सॉरी, मैं गुजारिश कर रहा था कि अगर कोई उर्दू में रखें तो लोग बाद में सुन लें. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. जब हम एस्थमा का मरीज हमारे पास आता है तो अगर उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज वी मस्ट एजुकेट द पेशेंट. पेशेंट को ये बताओ कि उसका व्हाट आर द रिलीवर्स एंड व्हाट आर द कंट्रोलर्स. तो मरीज को ये समझाना जरूरी होता है. बहुत दफा लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको दवा तो लिख के दे देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को लिख के दे देते हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं बताते कि एस्थमा कैसी बीमारी है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है. तो वो कंफ्यूज जाते हैं एंड वो फिर अपनी ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करते. सेकंड, कोई मरीज भी अगर आपके पास आता है तो नंबर 2 वी मस्ट एसेस एंड मॉनिटर द सीवियरिटी ऑफ द एस्थमा. हमें उसको एसेस करना चाहिए. तो असेसमेंट ऑफ एस्थमा की होती है विद द स्पायरोमेट्री और उसके साइन सिम्टम पे जो हमें ये बताता है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर. थर्ड, वी टेल द पेशेंट्स हाउ टू अवॉइड द ट्रिगर फैक्टर्स. ये बताना पड़ता है उनको.
और चौथी बात यह है कि कोई भी पेशेंट अगर एस्थमेटिक आता है तो हम उसको एक प्लान देते हैं कि जी ये आपका प्लान है ड्यूरिंग द एक्यूट स्टेज और ड्यूरिंग द एक्यूट अटैक। एंड फिफ्थ, हम उसको एस्टेब्लिश मेडिकेशन प्लान देते हैं फॉर एक्सेसरबेशन। अगर आप देखें ना, एक आदमी मेरे पास चित्राल से आते हैं, चिनासी से आता है मेरे पास सेप्टेम्बर में, और उसको एस्थमा है, और उसको अगर मैं ये ना बताऊं कि अगर आपका बड़ा सीवियर अटैक आ जाए तो उसमें क्या करना है, तो वो बेचारा प्रॉब्लम में होगा। अगर हम उसको ये बताएं ये आपका पीक फ्लो मीटर है, आप घर में अपना पीक फ्लो रेट मॉनिटर करते रहें, आपको फ्लू हुआ, जुकाम हुआ, योर पीक फ्लो रेट फेल बाय 50%, so this is a course of steroid you start at home till you see your physician. And sixth is the follow, regular follow up. तो जीना गाइडलाइन कहता है कि that's the way you treat asthma. ये अस्थमा का प्रोग्राम है। And the goal of asthma management, the जीना गाइडलाइन says कि जब उसका इलाज किया जाता है मरीज का, तो हमें ये होना चाहिए कि उसको हम we make sure कि उसके सिम्टम, साइन सिम्टम जाए, पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो, उसको एक्सेसरबेशन ना हो। एक बात को हम पाकिस्तान के अंदर या हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर नहीं समझते, हम एक्सेसरबेशन को बड़ा माइल्ड लेते हैं। तमाम दुनिया के अंदर एस्थमा का कंट्रोल और उसकी ट्रीटमेंट को जो असेस किया जाता है, जो उसका पैरामीटर होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसरबेशन, कि मरीज को कितनी एक्सेसरबेशन हुई। थर्ड, हम ये करते हैं कि जब उसका इलाज किया जाता है तो वांट टू मेक श्योर कि उसका लंग फंक्शन टेस्ट नॉर्मल हो। फोर्थ, द पेशेंट शुड हैव ए नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द लाइफ एंड एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं एथलीट हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो क्या विल आई बी एबल टू continue with my exercise? Yes, the people have won the marathon race with the underlying asthma. Fifth, जो दूसरी बात है कि जब आप मरीज की ट्रीटमेंट करते हैं, you wanted to make sure कि उसको दवा का साइड इफेक्ट ना। एंड सिक्स, we wanted to make sure कि उसको irreversible स्टेज में ना जाए, जिसको हम रीमॉडलिंग कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स we want to prevent the asthma mortality. Now, in view of the GINA guideline 23, there are certain changes. हम पहले अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे कि दवा जो सांस की नाली को खोलती है उसको रिलीवर कहते हैं, और दवा जो सांस की नाली को, अस्थमा को कंट्रोल करती है उसको कंट्रोलर कहते हैं। सो द टर्म रिलीवर has changed, has been replaced by maintenance treatment or a regime which contain inhaled corticosteroid containing treatment. तो ये एक चेंज आई कि रिलीवर, जिसको हम सल्ब्यूटामॉल कहते थे, अपनी लोकल जबान में हम कहते हैं जी वेंटोलिन, तो वेंटोलिन इज नो मोर ए रिलीवर यूज्ड। अगर आपने वेंटोलिन यूज करना है तो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंटेनिंग ट्रीटमेंट विल बी यूज्ड एज ए रिलीवर। दिस द फर्स्ट चेंज 2023। The second change जो जीना गाइडलाइन ने की 2023 में, the term anti-inflammatory reliever in place of reliever, रिलीवर को हमने चेंज किया एक टर्मिनोलॉजी में जिसको कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी रिलीवर। जब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी का लफ्ज यूज करते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक ही दवा है, स्टीरॉइड, बट दैट्स इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सो इंक्लूडिंग। तो ये जो एक चेंज उन्होंने कहा कि रिलीवर को हम यूज करेंगे एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी रिलीवर, ये दूसरी चेंज जीना गाइडलाइन ने की। एंड इंक्लूडेड एज नीडेड एज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड फॉर्मोट्रोल। तो ये जो है रिलीवर, इसमें दो चीजें आती हैं, एक ICS एंड फॉर्मोट्रोल। मैं बहुत ज्यादा ये लफ्ज यूज करता रहूंगा इन द फ्यूचर। ICS मीन इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, a combination of inhaled corticosteroid and formoterol is air, and second is inhaled corticosteroid and short acting beta 2 agonist. ये दो हैं हमारी एयर। Now, दूसरी चेंज जो जीना गाइडलाइन ने की, this lecture is almost for the people who are doctors, who are physicians, or even at professorial unit. हमने एक रिसर्च किया and we got a study. We took out 200 patients record from a professorial unit in Peshawar, जहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहां पे 80% ऑफ द पीपल जो हु वर ट्रीटेड विद द एस्थमा, वो उस तरह नहीं ट्रीट हुए जिस तरह से जिन्हें गाइडलाइन कहती है। वो टू टॉक ऑफ ए सिंपल फिजिशियन और MBBS, तो MBBS डॉक्टरों को थोड़ा सा इन बातों को, ये चीजें जो मैं आपको बताता हूँ, दीज आर द नाउ न्यू इम्प्लीमेंटेड थिंग्स। व्हाट इज एयर एंटी इन्फ्लेमेटरी रिलीवर ट्रीटमेंट? वी स्टार्ट इन स्टेप 1 and 2। तो थोड़ा सा आम आदमी को पता नहीं होगा व्हाट इज स्टेप 1 and 2, वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा।
तो अभी जीना गाइडलाइन नहीं, पहले ये होता था कि स्टेप 1 और 2 में हम कहते थे इफ द पेशेंट कम, हम उसको कहते थे बस 2 पफ सल्ब्यूटामॉल या वेंटोलिन के ले लो। नो, नाउ इन न्यू गाइडलाइंस अगर कोई मरीज स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर भी आता है तो उसको वो दवा दी जाती है जिसके अंदर इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड आता है। ये पहले नहीं होता था, दिस इज न्यू। एंड वी यूज ए न्यू टर्मिनोलॉजी इन स्टेप 3 and 5, we use a drug we call MART or SMART. ये जो है MART mean maintenance and reliever treatment, and SMART is the same maintenance and reliever treatment, single maintenance and reliever treatment with inhaled corticosteroid and formoterol. So this is a big revolution कि अभी step 3 और 5 के अंदर we use a combination of drug which is inhaled corticosteroid and formoterol, जो पहले नहीं होता था। So using budesonide and salbutamol as a reliever reduce the risk of severe exacerbation compared with the salbutamol alone। ये पॉइंट समझने का है। अगर हम एक रेजीम जिसके अंदर budesonide, जिसको हम कहते हैं कि inhaled corticosteroid और साथ ये salbutamol है, अगर हम ये रेजीम यूज करते हैं as a reliever, it reduces the risk of severe exacerbation compared with the salbutamol or Ventolin alone। ये एक चेंज आई है कि we use a combination of inhaled corticosteroid and budesonide। Now inhaled corticosteroid, लेकिन वो कौन सा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हमें यूज करना होगा इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ? अगर हम ICS और साबा, ICS mean inhaled corticosteroid and SABA mean short acting beta 2 agonist, not recommended for regular maintenance therapy। ये क्यों? मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि हमने inhaled corticosteroid को साथ बीटा 2 agonist लगाना है, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 agonist नहीं लगाना, what we call the Ventolin। इस बात पे आते हैं कि क्यों। But if you use inhaled corticosteroid with the formoterol as a reliever, this is superior. This combination is superior to short-acting beta-2 agonists as far as the reducing the severe exacerbation. And the reason being is the formoterol is a new drug, which is what we call SMART treatment, single maintenance and reliever. तो formoterol में ये बात है कि formoterol is quick in action, so it acts like a Ventolin and it's a long acting also. So this is the dual action of the formoterol, which has been found superior to the SABA as far as reducing the severe exacerbation were concerned. But the non-formoterol LABA in combination with ICS cannot be used as a reliever. So this was a first change. This was the first change कि जब आपने स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में ट्रीटमेंट देनी है पेशेंट को, तो आप वो कॉम्बिनेशन दे जिसके अंदर इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो, लेकिन उसके अंदर जो ब्रोंकोडायलेटर वाला पोर्शन जिसको हम साबा कहते थे या ब्रोंकोडायलेटेशन, उसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग नहीं, उसके अंदर वी यूज ए स्पेशल बीटा 2 एगोनिस्ट दैट इज कॉल्ड द फॉर्मोट्रॉल, व्हिच इज कॉल्ड द डुअल एक्शन। Now these changes have been done after a big study of different जो जितनी हम इस पर स्टडीज हुई हैं उसके ऊपर देखा गया है और उसके बाद ये डिसीजन किया गया है उनके। Now जीना गाइडलाइन ने एक और चीज भी की कि जो हमारे पास बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट थी उसको थोड़ा सा कहा हम मेपोलिजुमेब और एंटील्यूकान 5 जो एक दवा है जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, we can also aid in the preferred treatment in step 5 for the children with asthma। इस पे बात आगे करते हैं। जो न्यू चीज अभी जीना गाइडलाइन में अभी आई है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्मा, वो है anti-TSLP, एंटी thymic stromal lymphopoietin। This is a new drug and that has been recommended for the people above the age of 12 in step 5। ये एक नई दवा आई है, this is a biological treatment and has been found very effective। So दूसरी चेंज जो जीना गाइडलाइन ने की है अभी कि the concept of asthma-severity is based on the difficult to treat। पहले तो हम कहते थे ना कि when we want to categorize mild, moderate, severe and very severe asthma, तो उसका स्पायरोमेट्री देखते थे, उसका FEV1 देखते थे, डायरनल वेरिएशन देखते थे।
But the guideline, GINA guideline this time said no. Asthma, concept of severe asthma is based on the difficult to treat. So according to this new classification, the GINA guideline says कि हम severe asthma उसको कहते हैं that remains uncontrolled despite the high dose of inhaled corticosteroid and LABA. Combination of inhaled corticosteroid and LABA, अगर मरीज कंट्रोल नहीं होता तो हम कहते हैं this is a severe asthma. Moderate severe asthma, when the asthma is controlled with step 3 and 4, or mild severe asthma, when the asthma is controlled with the low dose of inhaled corticosteroid and formoterol. Professor Mulazim, I'm sorry, ये जो हम कुछ टर्मिनोलॉजी है इसको हम चेंज नहीं कर सकते फॉर ए लेमैन कि उसको मैं कैसे बताऊं इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और फार्माट्रॉल. उनको इतना ही बताता हूं कि अभी हम एक नई कॉम्बिनेशन दवा आई है जो आजकल चलती है मार्केट में. जैसे बहुत सारी दवाइयां हैं, जितनी दवाइयां आप प्रिस्क्रिप्शन में देखते हैं दैट इज यूजली ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और फार्माट्रॉल, और ये जीना गाइडलाइन की रिकमेंडेशन है. तो हम माइल्ड सीवियर अस्थमा उसको कहते हैं जो छोटी डोज में कंट्रोल हो जाए. Now, GINA guideline says in step 1, आप मरीज को कैसे ट्रीट करते हैं, एज नीडेड ओनली. जैसे हम पहले कहते थे जब कभी उसको ब्रोंकोस्पाज्म हुआ, अटैक हुआ, तो उसको बीटा 2 एगोनिस्ट हम वेंटोलिन देते थे. अभी हम उसको वेंटोलिन नहीं देंगे. अभी हम उसको एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेंटोलिन, फॉर्मोट्रॉल और इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे. अभी वेंटोलिन गया, बिकॉज अगर मरीज वेंटोलिन यूज करेगा उसके अंदर एक्सेसरबेशन होगी. और मेरी नेक्स्ट 2 स्लाइड विल बी वेरी माइंड बॉगलिंग कि सल्ब्यूटामॉल के रेगुलर यूज से एक्सेसरबेशन कितनी होती है. यू विल कम इन द नेक्स्ट स्लाइड. स्टेप 2 के अंदर व्हेन द सिम्टम्स आर ट्वाइस ए मंथ और मोर, और स्टेप 3 के अंदर व्हेन द सिम्टम्स आर मोस्ट ऑफ द डेज एंड अवेकन एट नाइट. ये हम सब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. स्टेप 4 के अंदर व्हेन मरीज को डेली सिम्टम हो और मरीज हर रात को उठे और उसका लंग फंक्शन टेस्ट FEV 160% से कम हो, तो दैट मैन फॉल्स इन स्टेप 4. स्टेप 4, द 2-track अप्रोच, the guideline हमें बताएं. There are 2-track approach how to treat asthma. Track 1 is the latest, what I told you. Track 2 is the old one with some alteration. Track 1 क्या है? GINA treatment track 2. The treatment options are shown in 2 tracks. Now, track 1 with low dose inhaled corticosteroid and formoterol, mean a combination of inhaled corticosteroid and formoterol as reliever is the preferred strategy. लेकिन preferred strategy के साथ track 2 जो है, ये ट्रैक 2 जो है, ट्रैक 2 में क्या करते हैं कि मरीज वही वेंटोलिन यूज करता है. उसको जब कभी ब्रोंकोस्पाज्म हुआ, अटैक हुआ, उसने 2 कश लिए वेंटोलिन के. लेकिन जब भी उसको हम कहेंगे जब आप वेंटोलिन लेंगे तो उसके साथ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के 2 पफ ही लेंगे या 1 पफ लेंगे. सो दिस इज ट्रैक 2. तो ट्रैक 2 is only when the track 1 is not possible and if the patient has got good adherence to the controller, or मरीज को exacerbation are less than exacerbation in the last 12 months में 2 से कम हुई हो, तो वो ट्रैक 2 पे जाता है. but track 1 is still the preferred treatment. So we treat asthma as such, as needed low dose inhaled corticosteroid and formoterol, now recommended as a preferred reliever in all the step of asthma. तो इसका क्रंच पॉइंट क्या है, वो यही है कि अभी वेंटोलिन एलोन यूज नहीं करना. अगर किसी को अटैक अस्थमा का होता है, he has to use the Ventolin along with the combination of inhaled corticosteroid. ये क्रंच पॉइंट है जो हमने याद रखना है अपने दिमाग में. तो ये डिफरेंट स्टेप्स हम बताते हैं. इट्स ए बिजी स्लाइड, तो आम आदमी के लिए प्रॉब्ली नॉट दिस वन, बट द पीपल हु आर डॉक्टर्स दे कैन हैव लुक ऑन दीज 2 स्लाइड्स और उसके मुताबिक चलते हैं. मैं नई बात की बात करता हूँ. Now, why the short acting beta 2 agonist? ये बात समझने की है जिसपे मैं एम्फसाइज करता हूँ. हम सारी उम्र वेंटोलिन मरीजों को देते रहे. अभी भी आप देखें आपके 99% प्रिस्क्रिप्शन एनीवेयर, इवन इन टीचिंग इंस्टीट्यूशन, आप टीचिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें जहां पे प्रोफेसर बैठा होता है, मरीज आता है, हाँ जी 2 पफ वेंटोलिन के ले लो, जब कभी जरूरत हो 2 पफ वेंटोलिन के ले लो. Why shorting is not recommended the treatment for asthma in adults and adolescents anymore? उसकी रीजन बताता हूं आपको.
Why not treat alone? Inhaled short-acting beta-2 agonist has been the first-line treatment for 50 years. हम सब use करते रहे, more than 50 years, because it thought to be, हम समझते थे कि asthma is a disease of bronchospasm. So we had been treating the asthma with the Ventolin. And then इसका role was reinforced by the rapid action of the Ventolin. जब मरीज 2 puff Ventolin के लेता है, कहते जी मैं तो ठीक हो गया, ये तो वंडर ड्रग है. दूसरी बात और तीसरी बात ये थी, तो ये हुआ कि फाइंड आउट द जीना गाइडलाइन फाइंड आउट द फर्स्ट टाइम, ये अल्ट्रेश ने 2000 में ये एक स्टडी की, एंड ही फाउंड कि द रेगुलर यूज ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, मैं वेंटोलिन का नाम लेता हूं, even for 1 to 2 weeks is associated with increased airway hyperresponsiveness, reduced bronchodilation, and increased allergic response, and increased eosinophilia. This, for the first time in 2000, this gentleman did a research. The regular use of Ventolin was associated with these 3 things. कि allergic bronchial airways की bronchoallergic जो response है उसका वो ज़्यादा होता है और eosinophil ज़्यादा होते हैं. This leads to a vicious cycle of encouraging overuse. मरीज Ventolin लेते हैं, मैं कहता हूँ temporarily ठीक हो जाता है, but indirectly उसका मसला ज़्यादा होता जाता है, and he start using more and more Ventolin, and the overuse of SAB is associated with increase. ये बात है जिस पे सारा हमारा emphasis है. The overuse of short-acting beta-2 agonist was associated with exacerbation and increased mortality. This concrete evidence came in 2020. Then the GINA guideline, then the GINA committee said, and they have a comprehensive review of all these studies, and they found out that starting treatment with SABA, the patient to regard it as the primary asthma treatment. The only previous option, problem ये था, the only previous option was only available in inhaled corticosteroid even with no symptoms. But GINA changed its recommendation once the evidence for a safe and effective alternative available. पहले तो हमारे पास ये अल्टरनेटिव नहीं था ना, हम वेंटोलिन देते थे और उसके साथ सेपरेट इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते थे, तो पहले ये हमारे पास नहीं था. Once we got this alternative, okay, now we have got a combination of inhaled corticosteroid and beta-2 agonist. So then the GINA guideline recommended so we should use inhaled corticosteroid and formoterol in step 1. As needed, a low dose inhaled corticosteroid and formoterol in mild asthma. Now, if you compare 2 regime in which one you use beta-2 agonist, second regime जहाँ पे beta-2 agonist के साथ inhaled corticosteroid है, so this is a very alarming study. The risk of severe exacerbation was reduced by almost 65%. This the Sigma study came. And after this concrete study, the GINA guideline said, yes, fine. अगर a combination से exacerbation 65% कम होती हैं, then why to use the Ventolin alone? तो उसके बाद ये उन्होंने ये गाइडलाइन तरतीब दी. So compared with the low dose inhaled corticosteroid, so the severe exacerbation was decreased. Now, what is the low dose inhaled corticosteroid and formoterol? अक्सर हमारे डॉक्टर्स को और इनका ये पता नहीं होता कि अगर कोई आदमी अस्थमा वाला आता है तो we start with the low dose, we go to the medium dose, and we go to the higher dose of inhaled corticosteroid. तो ये low dose क्या होता है? The average inhaled corticosteroid dose was 50 to 100 microgram of budesonide per day is called a low dose. We call it, is it a low dose? फिर हम आते हैं दूसरा, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई कि अभी हम we no more you start with the treatment of beta-2 agonist. If at all the मरीज को चाहिए तो he needs to use a combination of beta-2 agonist along with the inhaled corticosteroid. अभी मैं बड़ी कॉमन दवा की तरफ आता हूँ, मॉन्टेल्यूकास्ट. हर तरफ जिधर भी जाओ मरीज हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूशन में आता है
तो उसको कहते हैं अच्छा अस्थमा है आपको, हाँ जी इसको वो एक मार्टिल्यूकास दे दो, जिसके ट्रेड नेम में माइटी का आता है, विंटे का आता है, बहुत सारी आती है, मार्टिल्यूकास आता है। द रोल ऑफ मार्टिल्यूकास इन एस्थमा ट्रीटमेंट इज इंटरेस्टिंग. Martinucas role in asthma, what we call the leukotriene receptors antagonists, they are less effective than inhaled corticosteroid, particularly in exacerbation, as far as the exacerbation is concerned. Before prescribing Montelukast, all the doctors should sit with the patient and tell the patient what are the benefits and what are the risks of the patient. And he should consult the patient, especially the side effect, what we call the neuropsychiatric events with the Montelukast has to be told to the patient. In 2022, United States Food and Drug Administration required a box warning to be added to all the risk of serious mental health on the with the Montelukast. तो अभी 2020 के बाद अमेरिका के अंदर जो भी Montelukast होगी उसके ऊपर वार्निंग होगी बॉक्स के अंदर. So it's not a very simple drug. The commonest side effect associated with the Montelukast, they were irritability, aggressiveness, and sleep disturbance. बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने जब से आपने दवाई शुरू की मुझे नींद नहीं आती. तो वी मस्ट कीप इन आवर माइंड, जो नींद नहीं आती उस आपके प्रिस्क्रिप्शन के साथ, तो उसमें देखें उसमें 2-3 चीजें होती हैं. स्टीरॉइड से भी इंसोम्निया होता है, एंड सेकंड आपको बीटा 2 एगोनिस्ट से भी इंसोम्निया होता है. द थर्ड थिंग इज वेरी कॉमनली वी यूज दिस लीवोफ्लॉक्सासिन, quinolones. Quinolones has got a side effect of the insomnia, but what is more important, Montelukast also got a side effect like insomnia. अगर नींद नहीं आती तो उसके Montelukast को देखना पड़ेगा हमें. Now, what is the role of biological asthma treatment? इस पे हम बात करते हैं थोड़ा सा. बहुत अरसे से हम we had been using anti-IgE ट्रीटमेंट हम यूज करते रहे, लेकिन न्यूली जो अभी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आई हैं उसके अंदर जो हमारी काम की चीज़ है वो ये लास्ट में जो है जिसमें इस बात करना चाहता हूँ, anti-TSLP. ये नई चीज़ आई है अभी फॉर द फर्स्ट टाइम. टेजिपिलुमेब जो स्फीयर एस्मा के अंदर है, दिस इज थायमिक स्ट्रोमल लिम्फोपोएटिन, ये एक नई चीज़ आई है और अभी स्फीयर एस्मा के अंदर जीना गाइडलाइन ने रिकमेंड की है, बट ओनली यूज आफ्टर द एज ऑफ 12. ये हम डुपिलुमेब हम यूज करते रहे. इसकी कुछ इंडिकेशन है लेकिन प्रॉब्ली दे बिकम्स मोर टेक्निकल. इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन मैं कॉमन बातों की तरफ जाना चाहता हूं क्योंकि हमारी लॉट ऑफ बहुत सारे ऑडियंस जो होंगे वो ऐसे लोग होंगे जो कि बेसिक लेवल पे अस्थमा की ट्रीटमेंट को देखना चाहते हैं. तो इसलिए मैं इस बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता. ये तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को हम छोड़ते हैं. ये एंटी-TSLP डॉक्टर्स को पता होना चाहिए. Is a new drug approved for the first time in treatment of asthma, and it's a greater clinical benefit उन लोगों में होता है जिनका eosinophil काउंट ज्यादा होता है और जिनका फिनो फ्रैक्शनेटेड नाइट्रस ऑक्साइड उनका ज्यादा होता है. ये उन लोगों में बड़ी इफेक्टिव होती है, दो ग्रुप में इफेक्टिव होती है. तो नाउ द anti-TSLP is also very well recommended, उसमें होती है. So what are the key changes to GINA severe asthma guidelines in 2023? इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं कि स्फीयर एस्थमा के अंदर जीना गाइडलाइन ने क्या बोला हमें. तो जीना गाइडलाइन कहती है कि इफ समवन कम विद वेरी स्फीयर एस्थमा यू मस्ट कंसिडर फ्यू थिंग्स. अब और सारे लोग इसमें हमारे पाकिस्तान के अंदर एवरीवन फॉल्स इन दिस ग्रुप. इफ द पेशेंट अगर स्फीयर एस्थमा के साथ आता है और वो कंट्रोल नहीं होता, वी मस्ट लुक फॉर एड्रिनल इनसफिशिएंसी, especially the people who are on inhaled corticosteroid and LABA, and especially the people who are on oral corticosteroid. अगर किसी मरीज का एस्मा ठीक नहीं हो रहा तो उसके एड्रिनल इनसफिशिएंसी को देखा जाए और वो वीकनेस उसकी वजह से होगी. And especially if the patient has got the eosinophil count for more than 300, you must investigate for those conditions which results into the eosinophilia. और पाकिस्तान के अंदर हमारे मुल्कों के अंदर strangulidiosis is very common disease and that could be a reason for the high eosinophilia. अभी यूके के अंदर तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता था, if someone goes for the renal transplant or the liver transplant, उसको हो या ना हो हम उसको डिवर्म करते थे. Because the people who have got strangulidiosis, and if you put them on steroid, they go to an invasive strangulidiosis and it causes the death of the patient. So Pakistan ke andar, if a patient has got eosinophilia more than 300,
you must investigate for other causes for eosinophilia like strangulidiosis. For patient who got hypereosinophilia, jinka eosinophil count is more than 1500 per microliter, you must investigate for condition like this EGPA, जिसको हम वेगनस ग्रेनुलोमेटोसिस कहते थे, एलर्जिक ग्रेनुलोमेटोसिस, पॉलीएंजाइटिस जिसको वेगनस डिजीज कहते थे. तो अगर किसी का eosinophil काउंट बहुत हाई हो तो you look for the patient does not have got the veganous granulomatosis. But if still the patient has got severe asthma and not improving with your conventional treatment, तो बहुत सारी चीजें जो बड़ी कॉमन हैं जिसको हम देखते नहीं. If the patient is smoker, और अगर हम उसकी स्मोकिंग को बंद नहीं करेंगे तो ही विल एक्सेसरबेट. नंबर 1, एक्सेसरबेशन ज्यादा होंगी. सेकंड, स्मोकर के अंदर द सेम फार्मेको जो हमारी फार्माकोलॉजी होती है, हमारे सम मेडिकेशंस दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव, दे बिकम रेजिस्टेंट. तो अगर मरीज ठीक नहीं होता, वी मस्ट लुक द पेशेंट इज उसकी स्मोकिंग तो नहीं कर रहा. सेकंड, बहुत सारे लोग होते हैं, आप देखें आजकल खासकर हमारे पास लोग आते हैं, दे आर इसकी में खाद डिजीज होता है, हाइपरटेंशन होती है, बहुत सारी और डिजीज होती है, एंड दे आर ए वेरी स्मॉल डोज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स. तो मरीज ठीक नहीं होता, हम उसके इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड को ज्यादा करते जाते हैं. बट इफ वी सिट विद द पेशेंट, इन्वेस्टिगेट द पेशेंट, मेरे पास बहुत दफा मरीज आते हैं, कहते हैं जी मैं कोई दवाइयां खाता हूं, तो मैं उनको कहता हूं भाई मैं आपका इलाज उस वक्त तक नहीं कर सकता हूं जब तक आप मुझे अपनी मेडिकल लिस्ट ना दें, मेडिकेशन की लिस्ट ना दें. And many times I find out they've got a very small dose of beta blocker. तो अगर हम उसके बीटा ब्लॉकर को बंद नहीं करेंगे तो उसके इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डोज को स्टेप अप करने का फायदा नहीं है. सो इफ द पेशेंट इज गॉट अ वेरी सीवियर एस्थमा, यू मस्ट इन्वेस्टिगेट कि स्मोकर है कि नहीं है, स्मोकिंग है तो कितनी स्मोकिंग करता है. सेकेंड, द पेशेंट कॉन्कॉमिटेंट बीटा ब्लॉकर पे तो नहीं है. थर्ड, बहुत सारे लोग होते हैं दे आर नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. Non-steroidal anti-inflammatory drugs causes the bronchospasm. तो बजाय इसके कि आप उनकी ट्रीटमेंट को ज्यादा करें, उसको मार्टिलिवकास्ट ऐड करें, बीटा 2 एगोनिस्ट ऐड करें, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्कुलिनिक ड्रग ऐड करें, आप ये देखें कि द पेशेंट एंड सेट पे है कि नहीं है. तो बहुत सारे लोग, उनको जोड़ों का दर्द होता है, वैसे भी दर्द होते हैं, कुछ लोग वैसे भी शौक के तौर पे भी अक्सर ये नॉन स्टेरॉइडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग खाते रहते हैं. So that could be a cause. Fourth, you must exclude patient does not have got gastroesophageal reflux. This is one of the exacerbating factors of asthma. और लास्ट ईयर हमारी एक मीटिंग मैनचेस्टर में हुई, उसमें दे प्रेजेंटेड ए वेरी गुड सीरीज कि बहुत सारे लोग थे जो कि ठीक नहीं होते थे अस्थमा के, एंड दे फाइंड आउट कि दे आर एक्सपोज एट द साइट ऑफ देयर वर्क टू द एलर्जेंस. और पाकिस्तान के अंदर देखें, ये पेंटर्स हैं, ये डेंटर्स हैं, ये जो लोग काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, द पीपल हु वर्क इन द बेकरीज, द पीपल हु वर्क्स विद द फ्लोर मिल्स, द पीपल हु वर्क्स इन द शॉप्स, जहां पे दे आर एक्सपोज टू द एलर्जेंस और उनका अस्थमा कंट्रोल नहीं होता. एंड द रीजन बीइंग इज कि दे आर एक्सपोज टू ए स्मॉल डोज ऑफ एलर्जन एट द साइट ऑफ ऑक्यूपेशन. तो ये इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. बजाय इसके कि हम दवाइयों को ज्यादा करें, हम थोड़ा सा उसको इसमें इन्वेस्टिगेट करें कि इनकी कोई ऐसी चीज तो घर के अंदर तो नहीं है. हमारे पास लोग आते हैं, कहते जी हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स बताएं, तो हम उनको अक्सर ये कहते हैं जी आपके घर के अंदर अगर कारपेट से तो कारपेट को हटाएं, क्योंकि हाउस डस्ट माइट कॉमन प्लेस इज द कारपेट्स, द लिनेंस एंड द क्लोथ्स जो हैं उसको हटाएं. आप रोशनदान खिड़कियों को बंद रखें. आपके घर के अंदर अगर आपके पास मैट्रेसेस हैं तो यू मेक श्योर कि वो मैट्रेसेस फेदर वाले ना हो, वो कॉटन वाले हों या इस तरह हों, एंड दे शुड बी फुली इनकेस्ड. तो ये बहुत सारे लोग जो ठीक नहीं होते अस्थमा वाले, दे आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू द एलर्जन एट होम. वी मस्ट इन्वेस्टिगेट कि इनको घर के अंदर और या ऑक्यूपेशन के अंदर कोई एक्सपोजर तो नहीं है. ये सारी चीजें आपने देखी और मरीज फिर भी ठीक नहीं होता, देन यू ऑलवेज लुक फॉर 2, 3, 4 थिंग्स. They are the comorbidities. And the commonest comorbidity I come across in this part of the world is, number 1, the people who are obese, उनको ये comorbidity होती है. And second is obstructive sleep apnea. मरीज कहते हैं जी मेरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, मैं ठीक नहीं होता हूँ, यू पुट हिम ऑन मैक्सी डोज ऑफ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड. बहुत सारे लोग इस तरह मेरे पास आए.
And when we did their polysomnography, or sleep studies, so then I came to know that they've got obstructive sleep apnea. तो उनकी shortness of breath की वजह थी obstructive sleep apnea. तो अगर कोई severe asthma वाला मरीज ठीक नहीं होता, तो you must look, the patient does not have got obstructive sleep apnea. ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान के अंदर हुई कैरी, कि जो आदमी जो ओबीस होगा या थोड़ा सा उसका वजन ज्यादा होगा, उसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ऐसे नहीं है. नाउ द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अकर्स इन द नॉर्मल वेट पीपल आल्सो. ये एक पुराना कॉन्सेप्ट था जिसको हम फेट बेबी सिंड्रोम कहते थे. दिस इज नो मोर वैलिड. अमेरिका के अंदर ये कानून है कि एनीबॉडी गोइंग फॉर ऑक्यूपेशन, लाइक उसने ड्राइविंग लाइसेंस पास करना है, उसने पायलट बनना है, उसने मेरीन की कोई सर्विसेज करनी है, जो भी उसका वेट होगा, द फर्स्ट मैंडेटरी टेस्ट दे हैव टू डू इज पॉलीसोमनोग्राफी टू मेक श्योर इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो नहीं. तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज अनदर डिजीज विच कैन अकर इन द नॉर्मल वेट पीपल. तो इसलिए अगर मरीज ठीक नहीं होता तो उसको हमें ये भी देखना होगा कि उसके अंदर ओबेसिटी तो नहीं है और उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो नहीं है. Allergic rhinitis, post-nasal drip जिसको हम कहते हैं, another cause for the cough. Two common symptoms, the two commonest symptoms in asthma is, one is the cough, और ये cough variant is very common in kids. बहुत सारी माया मेरे पास आती है, ये मेरा बच्चा है, इसकी खांसी ठीक नहीं होती जी. एक डॉक्टर के पास गया, उसने ये एंटीबायोटिक दिया, दूसरे के पास गया, ये एंटीबायोटिक दिया, तीसरे ने इसको टीबी की दवा पे डाल दिया, और उन्होंने किसी ने ये नहीं देखा कि इसको पोस्ट नेजल ड्रिप भी होती है. सो द टू कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ कफ इज एस्मा एंड सेकंड इज पोस्ट नेजल ड्रिप. तो अगर किसी को खांसी है और आप समझते हैं कि जी इसको एस्मा है और इसका एस्मा ठीक नहीं होता, यू ऑलवेज रूल आउट द पोस्ट नेजल ड्रिप rhinitis. And if someone has got rhinitis और वो ठीक नहीं होता, उसकी खांसी ठीक नहीं होती, you always look for asthma. So in both side पे, दोनों को साइड पे देखना होता है. So it's a combined effort of the ENT and a pulmonologist. Fourth thing, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, जी सांस ठीक नहीं होती, सांस ठीक नहीं होती, and they've got underlying depressive neurosis. Very common in the young kids, but young, a lot apart from the young, I have seen in the adults also. उनके पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, उसके स्पाउसेस बड़े परेशान होते हैं, जिसकी सांस ठीक नहीं होती, सांस ठीक नहीं होती, और मेजॉरिटी ऑफ देम दे हैव बीन पुट ऑन एंटी एस्थमा ट्रीटमेंट. तो हमने एक रिसर्च किया था यूके में, आई वाज इन्वॉल्वड इन दैट रिसर्च इनिशियल, कि यंग पीपल कैन ब्रिंग देयर वोकल कॉर्ड्स इन द मिडल एंड देन प्रोड्यूस द एट्रोजेनिक लेरिंगोस्पाज्म. वो बिल्कुल वीज ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जैसे एस्थमेटिक होते हैं. तो फिर उसके लिए हमने एक मशीन इन्वेंट की जिसको हम कहते हैं फ्लो ऑक्सीमेट्री टेक्निक, और उसके ऊपर अभी नाउ यू कैन सी मोर देन 100 पब्लिकेशन ऑफ फ्लो ऑक्सीमेट्री टेक्निक. तो शुरू के उसकी जब इन्वेंट हो रहा था ये टेक्निक, तो मैं उसी यूनिट में काम करता था. तो ये जो लेरिंजियल डिस्फंक्शन जिसको आजकल हम कहते हैं, इन यंग लेडीज coming with the bronchospasm and the patient put them on bronchodilators and anti-asthma treatment. तो अगर उनके underlying disease को देखें, so they've got underlying depressive neurosis and they've got laryngeal dysfunction. How you differentiate between asthma और laryngeal dysfunction को कैसे differentiate किया जाता है? तो you do a spirometry, you do the parameters, you do the other tests, you take a history, and ultimately the people who have got laryngeal dysfunction, उनकी ट्रीटमेंट एंटी एस्थमा ट्रीटमेंट नहीं होती, उनको दे नीड साइकोथेरेपी, दे शुड बी रेफर्ड टू clinical psychologist, and they should have 3-4 meetings, and that is going to help them. So this was all about, I think, about my today's asthma. Okay, what are the new changes the GINA guideline has shown, and what things we should consider if the patient does not improve. Thank you very so much. much. What a lovely lecture. Thank you for participation. It was great. जी मुलाजिम साहब, जी questions? बहुत अच्छा डॉक्टर रब साहब, रियली आपको मुझे लेक्चर सुन के मुझे डॉक्टर रब याद आ गए, और रियली यू आर, Thank you. उसका कहते हैं कि उसकी एक माशाल्लाह एक शागिर्द की तरह और एक उस तरह का एक अक्स नजर आते हैं. कहते हैं ना कहीं इंसान जिंदा रहता है किसी न किसी शक्ल में. तो बहुत अच्छा आपने, मेरी समरी तो ये है कि जो आपने कहा कि हमारे अस्थमा को सबसे पहले उसकी असेसमेंट की जाए, असेसमेंट उसके बाद जो है उसकी डायग्नोसिस की तरफ देखा जाए, उसके असल वजूहात क्या हैं,
और फिर ये है कि जो पुराने ज़माने में वेंटोलिन अकेली दी जाती थी उसको नहीं दिया जाना हाँ, चाहिए। यस, एग्जैक्टली, ये ये बहुत क्रंच है। खूबसूरत बातें, हाँ बहुत खूबसूरत बातें थी आपकी। उसके फिर आपने मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट, कंट्राइंडिकेशन, वो सारा बताया। तो माशाल्लाह बहुत सारा बातें आपने बताई। और जो जनरल फिजिशियंस हैं, मेरा ख्याल है कि, और ये जो हर एक को मंटिका दिया जाता है, आपने ये भी बहुत अच्छी बातें बताई कि एंटी ल्यूट्राइन। मेरे ख्याल है कि हमारे जब ये कोविड आया ना, कोविड ने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को बहुत अहम किया। और इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो है ना सिर्फ हमारे लंग्स में, जीआई में, ब्रेन में और बहुत सारी चीज़ों के अंदर, हमारी इवन एजिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ, जिसका हमने बहुत सारे डायग्नोसिस किया। तो नाउ इट इज़ ओपन फॉर द डिस्कशन। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर प्रोफेसर राशिद साहब, प्रोफेसर राशिद साहब जो हैं ये मल्टी टास्क इंसान हैं। ये कभी तो आपको इमरान खान नज़र आते हैं, और कभी ये प्रोफेसर साहब नज़र आते हैं, और कभी ये आपको प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी नज़र आते हैं, और कभी ये जनरल फिजिशियन भी हैं। प्रोफेसर राशिद साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फिजियोलॉजिकल सोसाइटी भी हैं। इनका हाथ खड़ा है, तो इसका मतलब ये सवाल पूछना चाहते हैं। जी राशिद साहब। जी प्लीज। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं हाथ दो मकसद के लिए खड़ा किया। एक तो अब्दुल रब Can't साहब ने hear बड़ा you, अच्छे Rashid. तरीके से, Rashid, mic on करें। अच्छा, मैंने अच्छे कहा बहुत साहब, अच्छे आवाज तरीके आवाज से। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? हेलो, अरे आ रही है, आ रही है। आ रही। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक दो जो इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ। सर, आपने ये एस्थेटिफिन का, इप्रोट्रोपियम का, ये दो चीजों का रोल आपने नहीं बताया। ये इसको थोड़ा बता देंगे? देखिए, डिस्क्राइब। जी मेरे ख्याल है बताया था आपने, मेरे ख्याल जी। दोबारा बता दें। जी हाँ, इप्रोट्रोपियम का और एस्थेटिफिन का रोल। देखें, हम प्रोफेसर राशिद, वी फॉलो जीना गाइडलाइन। अगर आप जीना गाइडलाइन को देखें तो आपकी जीना गाइडलाइन में कहीं आपको थियोफाइलिन नजर नहीं आएंगी। नहीं स्टॉटिफिन है, में ठीक उसकी है, तरफ आता हूँ, देयर इज नो रोल ऑफ थियोफाइलिन। जो न्यू गाइडलाइन, ठीक है। ये जो जीना गाइडलाइन होती है, ये बड़ी कमाल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें टॉप ऑफ द लाइन पल्मोनोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। दे सिट टुगेदर एंड दे फॉर्मुलेट। आप उसमें थियोफाइलिन आपको नहीं मिलेंगे। देखिए, पाकिस्तान में हर जगह थियोफाइलिन 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 देते पुराना हैं। जमाना खत्म हो गया, बिल्कुल हाँ, खत्म हो गया एक बात। तो नाउ कमिंग टू द फिलिन की एप्रोट्रोपियम। जो जो डेरिवेटिव है, ओफालिन वगैरह, वो भी डॉक्सोफाइलिन वगैरह, उनका भी कोई रोल नहीं है? और देखें, हम पुराने जमाने में भी जब हम थियोफाइलिन देते थे, एंड द रीजन ऑफ थियोफाइलिन यूज्ड टू बी, इट्स अ वेरी चीप ड्रग, इज अ वेरी चीप ड्रग। लेकिन द थियोफाइलिन का रोल पर से अस्थमा के अंदर कोई नहीं है। आप देखें, गाना जिना गाइडलाइन के अंदर कोई भी नहीं है। हम तो आईवी एमिनोफ्लिन की ट्रिपल लगाते थे किसी जमाने में। तो किसी हद यस, तक हम कहते थे कि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, इट स्ट्रेंथन्स द डायफ्राम, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट उसका हम यूज करते थे। लेकिन अभी उसका रोल नहीं, उसके साइड इफेक्ट इतने हैं। एज फार एज योर एप्रोट्रोपियम इज कंसर्न, एप्रोट्रोपियम का बहुत रोल है सीओपीडी के अंदर, नंबर वन, सीओपीडी के अंदर। लेकिन एस्थमा के अंदर भी एक स्टेज आती है व्हेन द लॉन्ग स्टैंडिंग एस्थमेटिक पीपल बिकम रीमॉडल्ड एंड दे डू नॉट हैव गॉट द रिवर्सिबिलिटी, तो दे बिहेव लाइक ए सीओपीडी। तो किसी हद तक उस एस्थमेटिक पेशेंट में हु इज गॉट अ वेरी सीवियर एस्थमा, हु इज गॉट नो रिवर्सिबिलिटी, तो हम उसको एडको कहते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सीओपीडी एंड एस्थमा। उसमें किसी हद तक हम एप्रोट्रोपियम देते हैं। लेकिन अभी जीना गाइडलाइन ने पिछली दफा ये रिकमेंडेशन थी कि इन अ वेरी सीवियर नॉन रिवर्सिबल एस्थमा यू कैन एड एप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड। थैंक यू सो मच। ठीक है। ऐसा है कि देखें, जिस तरीके से शुगर के साथ हमें साथ रहना पड़ता है, जिस तरह हमें ब्लड प्रेशर के साथ भी जिंदगी गुजारनी पड़ती है, और इस तरह एस्मा के साथ भी कोई ऐसी बात नहीं है। इट इज़ नॉट ए स्टेट कि अगर इसको हम मेडिसिन के एक प्रॉपर वे में चलें, लाइफ स्टाइल बेहतर करें। जैसे आपने मेरी एक अपनी एक स्टूडेंट हुआ करती थी, आपने कहा था जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह को चेंज करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कोई ऐसे एलर्जन है जो आपको अस्थमा की तरफ गए। तो शी वेंट टू यूके और वहाँ वो ठीक हो गई, कभी अस्थमा ठीक नहीं हुआ। अच्छा, हमारे यहाँ एक प्रोफेसर जमीर साहब हैं, ये डॉक्टर तो नहीं है लेकिन हमारे रेगुलर अटेंडी हैं, ये मुल्तान से बिलोंग करते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। इन्होंने मेरा ख्याल है हाथ खड़ा किया, तो सवाल पूछना चाहते हैं। जी प्रोफेसर जमीर साहब। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।
मैं सबसे पहले तो आई पे कम्प्लीमेंट टू द टीम ऑफ दैट अरेंजिंग दिस वेबिनार, बिलखसूस डॉक्टर प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन बुखारी साहब के ये पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को बहुत मुफीद जो हैं ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. आई पे कम्प्लीमेंट टू ऑल द टीम दोज आर अरेंजिंग दिस वेबिनार. And second, my question is about the asthmatic. मैं लास्ट 3 years से डिटेक्ट हुआ हूँ कि मैं एस्थमेटिक पेशेंट हूँ, बट नॉट रेगुलर. समटाइम सर्दियों में मुझे इसका अटैक होता है. मैं फास्टर इनहेलर मुझे डॉक्टर ने जो है वो डायग्नोज किया हुआ है और फ्री हेल टैबलेट्स. लेकिन जब ये विदाउट एनी काज, एज पर माई ओपिनियन, नॉट एज द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर, कोई जनरल कॉज नहीं होती, किसी दिन इतनी खांसी एग्रीवेट होती है और इतनी बलगम आती है और खांसी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है फॉर 2, 3, 4, 5 आवर्स. उसके बाद कई कई रोज बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है. नंबर 1 इज दिस क्वेश्चन. नंबर 2, क्या अस्थमा जो है ये भी ऐसे मर्ज है जैसे शुगर है और शुगर खत्म हो सकती है? मेरी खत्म हो चुकी है और मैं हमेशा दुआ देता हूं डॉक्टर मुबीन सैयद फ्रॉम यूएसए उनको और डॉक्टर मुलाजिम को उस वेबिनार से लास्ट 1 year से मैं शुगर की कोई मेडिसिन नहीं ले रहा. क्या अस्थमा की कोई ऐसी है जगह तब्दील करने के अलावा? चूंकि आई एम लिविंग एट मुल्तान और मुल्तान चूंकि डॉक्टर मुलाजिम साहब इसी जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, मुल्तान में इसकी डस्ट की वजह से 60% दे आर अस्थमेटिक पेशेंट और मेरे लिए जगह तब्दील करनी थोड़ी सी मुश्किल है कि मेरा घर चूंकि यहाँ पे है तो मैं नहीं कर सकता. तो डॉक्टर साहब अगर मुझे मेडिसन प्लस ये गाइड कर दें कि क्या ये मर्ज जो है खत्म हो सकती है लाइक शुगर या नहीं हो सकती. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. पहला आपका क्वेश्चन ये है कि जब कभी आपको ये अटैक आता है कि जिसमें आपको खांसी होती है और बहुत ज्यादा बलगम आता है, तो दिस कुड बी ए वेरी मच एपिसोड ऑफ एस्मा. अगर आप एस्मा की देखें, मैंने आपको शुरू में कुछ स्लाइडों में बताया कि ये एक डिजीज है जिसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है. इसके अंदर वो जो सेल होते हैं जो म्यूकस बनाते हैं, गॉबलेट सेल, वो भी हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं. तो इसके अंदर बलगम का बनना, खांसी का आना, ये दोनों सिम्टम हैं ऑफ एक्सेसरबेशन, यानी आपके अस्थमा के ज्यादा होने के. पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये होगी, जहां तक आपने पूछा कि ये अस्थमा की कोई ऐसी दवा है जिस तरह शुगर का इलाज नहीं है, इट्स स्लाइटली डिफरेंट देन द डायबिटीज, टू सम एक्सटेंट सिमिलर टू द डायबिटीज. बहुत सारे डायबिटिक आपने देखे होंगे, उनको शुगर होता है, उनका वजन ज्यादा होता है, दे लूज वेट, शुगर नॉर्मल हो जाता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ नॉर्मल हो जाता है. सिमिलरली अगर आप अस्थमा को देखें, मैंने स्टूडेंट से पूछा ना कि मैं कहता हूं कि अस्थमा 15% है, तो हमारी क्लास में 15 हैं, 100 की क्लास में 15 स्टूडेंट को अस्थमा, उन्होंने कहा नन, बिकॉज दे डिडंट नो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अस्थमा. हम अस्थमा को डिफाइन करते हैं कि अगर किसी को जिंदगी में 2 एपिसोड ब्रोंकोस्पास के आए तो हम कहते हैं एस्थमेटिक है. तो बहुत सारे एस्थमेटिक ऐसे होते हैं जिनको एक एपिसोड होता है, सारी उम्र नहीं होता, एक एपिसोड होता है सीजन के साथ होता है, दूसरे को एपिसोड होता है ट्वाइस ए ईयर होता है, तीसरे को एपिसोड होता है ड्यूरिंग द विंटर. सो दिस इज द वेरियस कैटेगरीज एंड वेरियस लेवल ऑफ एस्थमा. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अस्थमा होता है और उनको दूसरा अटैक कभी नहीं होता. लेकिन ऐसी दवा नहीं बनी कि अगर कोई नॉन एस्थमेटिक हो और उसको हम अस्थमा की ट्रीटमेंट दें और हम उसको ये कहें जी आपका अस्थमा खत्म हो जाएगा. तो मेरे ख्याल में जी बहुत ये शुक्रिया. यानी लाइफ स्टाइल और उसके साथ हम एस्मा को ठीक किया जा सकता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने अपना लंदन चली गई तो उसको एक जगह से एलर्जन थी. तो लाइफ स्टाइल, डाइट और दूसरी चीज़ें ऐसी हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है. हमारे प्रोफेसर नहीम है, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद के नौजवान है, वेरी वेरी कॉम्पिटेंट फिजिशियन. इन्होंने सवाल पूछा है. डॉक्टर नहीम जी. वालेकुम. वालेकुम सलाम. सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर रब साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त सा वेबिनार पेश करने पे. यू आर माय टीचर. मैं यूट्यूब का ग्रेजुएट भी हूँ एक्सीलेंट.
ये रब साहब बहुत अच्छे आला किस्म का फिजिशियन है और इसकी सबसे खूबसूरत बात है मरंजाने मरंज है। हाँ, चलता हुआ मरीज भी कहता है तो मरीज उसको दे, इसकी बड़ी खसूसियात है, नेक आदमी है। अच्छा, अब सबसे अहम बात यह है कि मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। हमारे पास जो शोबा अतफाल है, इसमें शुरू में आज से 10 साल पहले बच्चों में एस्थमा के केसेस बहुत कम हम देखते थे। लेकिन अभी जो हमारा लास्ट मंथ का डेटा था, हमारे 19% पेशेंट वो थे जो ब्रोंकोस्पाज्म के साथ हमने एडमिट किए, जो कि बहुत बड़ा राइजिंग ट्रेंड है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमने अगर 700 पेशेंट दाखिल किए हैं तो उसमें से 120 पेशेंट जो हैं वो एस्थमा के साथ हैं, जो कि बहुत बड़ा ट्रेंड है। दूसरी बात यह है कि गुज़िश्ता 4 साल से हमारे यूनिट में जो पॉलिसी चल रही है वो ये है कि जब एस्थमा के पेशेंट आते हैं तो हम उनको इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड सजेस्ट करते हैं। अब चूंकि बच्चों में जो जीना की गाइडलाइंस हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं, लाइक अप टू 6 ईयर ऑनवर्ड हम इसमें लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यूज करते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट अलोंग विद इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा है, खासतौर पे जिन बच्चों में हम इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस ब्रोंकोडाइलेटर यूज करते हैं। जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है, जहाँ और इस वाले से शायद आप हमें गाइड भी कर सकते हैं कि वो बच्चे जो 5 से 6 साल से छोटे होते हैं और उनमें लंग फंक्शंस स्पायरोमेट्री या PFR मीटर नहीं हो ये चेक कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है या उसमें मुश्किल होता है, तो उस सूरत में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और दूसरा जो मेरा कंसर्न होता है, खासतौर पर जब हम इन बच्चों को ट्रीट करते हैं, तो बेशुमार बच्चे ऐसे होते हैं जो विंटर सीजन में मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शन के साथ आते हैं, जैसे ब्रोंकोलाइटिस, जिसकी वजह से हम उनको लेबल करते हैं। और हम उसमें कई दफ़ा ये करते हैं कि कुछ बच्चों की फैमिली हिस्ट्री जब लेते हैं तो उनके पेरेंट्स में अस्थमा चल रहा होता है, बच्चों में डर्मेटाइटिस या एलर्जिक स्किन रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्लूज तो हमें मिल जाते हैं कि जिसकी बेस पे हम उन बच्चों को हाई रिस्क रखते हैं फॉर वीजिंग, फॉर बेबी अस्थमा। लेकिन कोई क्या पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी की ऐसी कोई गाइडलाइंस लेटेस्ट हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके इल्म में हो, जिसकी वजह से हमें बच्चों के मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा हेल्प मिल सके, मदद मिल सके? थैंक यू। वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन डॉक्टर नईम। नईम देखें, मैं यूके का ट्रेंड हूँ और यूके के अंदर पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट होता है। वी डोंट सी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। यूके के अंदर पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर देयर इज नो पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं। और बच्चों के डॉक्टरों को अभी अस्थमा तो इतनी स्पेशलाइज सब्जेक्ट बन गया कि अभी आप देखें, अब यूके के अंदर रिसेंटली मैं वहां पे था लास्ट 2 महीने पहले, तो वहां पे यू गो इन पल्मोनोलॉजी के अंदर, द पीपल हु गॉट इन्वेसिव पल्मोनोलॉजिस्ट, द पीपल हु आर अस्थमा स्पेशलिस्ट, पीटर बॉन्ड को देखें और मार्टिन पैट्रिच को देखें, ऑल देयर लाइफ दे वर्क इन एस्थमा, जो जीना गाइडलाइन के मेंबर्स हैं, दे डोंट डील विद एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट एस्थमा। बच्चों का यूके के अंदर ये होता था कि हमारे पास पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट होते थे। नाउ कमिंग टू योर बेसिक क्वेश्चन कि हम पाकिस्तान में चूंकि पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं हैं तो हम उनका क्या करें। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग मेरे पास बच्चे आते हैं और आपके इलाके के तो बहुत ज़्यादा आते हैं, मुजफ्फराबाद के आते हैं। आई एम वेरी ग्लेड एंड आई एम वेरी प्राउड कि माई स्टूडेंट्स आर बिकम ए प्रोफेसर। आपका सुहेल राजा इज माई स्टूडेंट एंड रिसेंटली मैं यूके में था एंड आई मेट 2 कंसल्टेंट। मुझे मिले 2 कंसल्टेंट, तो मेरा एक प्रोफेसर वहां से आया, कहते रब इधर अब यार, मैं तुम्हें 2 कंसल्टेंट से मिलाता हूँ। दे वर इन मैनचेस्टर कंसल्टेंट। They came and they told me, sir, we were your student. So my students are professors and consultant pulmonologists in UK, and I'm so glad. तो coming to this point कि अभी हम पाकिस्तान में हमारे पास जो बच्चे आते हैं और पीडियाट्रिशियन के पास थोड़ा सा नॉलेज अस्थमा का उस तरह नहीं होता। आपने बड़ी सही बात की, इफ पर्सन इज मोर देन 5 or 6 years, तो जहाँ पे स्पायरोमेट्री इज रिकमेंडेड और हम करते भी हैं और बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, उनकी स्पायरोमेट्री में हमें ब्रोंकोस्पास मिलता है। वी गिव देम ए चैलेंज, वी डू द ब्रोंकोडायलेटर, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर, एंड वी फाइंड देयर इज अ रिवर्सिबिलिटी। वहां पे तो कंफर्म हो जाता है कि ये एस्थमेटिक है। प्रॉब्लम इज ऑलवेज व्हेन द kid is less than 5 years of age, जहां पे हम स्पायरोमेट्री नहीं कर सकते। सो आई फुली एग्री विद यू,
उसकी फैमिली हिस्ट्री को देखें, उसके बाकी पैरामीटर्स को देखें, उसके आईजी लेवल को देखना चाहिए, उसके ईओसिनोफिल को देखना चाहिए, और आपको क्लिनिकली, और दूसरा ये भी मसला, और क्लिनिकली देखें उसको कितना ब्रोंकोस्पाज्म है। और आपको ये भी पता होगा कि बच्चों के अंदर इट्स वेरी कॉमन टू हैव ए वीज आफ्टर द वायरल इलनेस। लेकिन आपकी ट्रीटमेंट जो आपने बताई कि यू पुट देम ऑन एनर्जेटिक, आप स्टीरॉयड और उसके साथ नेबुलाइज करते हैं, दैट इज द परफेक्ट ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच प्रोफेसर अयूब साहब। प्रोफेसर अयूब साहब, आपने सवाल पूछा है। प्रोफेसर अयूब साहब। जी सर। जी सर, सर आपने थैंक सवाल। यू मच। सर मेरी इंटरेस्ट का लेक्चर था और अब्दुर रब खान को देख लिया बड़े अरसे बाद। ये बड़ी बात है मेरे लिए। सर जो बच्चों को अस्थमा होता है और अक्सर उसमें ये होता है कि बड़े 12-15 साल के हो जाते हैं तो ठीक भी हो जाता है, उनमें काजेज क्या हो सकती हैं और उनके ठीक होने की क्या वजह है? ये अच्छा, आई होप दिस इज माय फ्रेंड डॉक्टर अयूब हु वाज माय एक्स प्रिंसिपल, वही है ना? जी जी अब्दुर Oh, you very nice. पुराने वाला। Oh, very nice to listen to you. Very nice, very close friend of mine and very good friend. अच्छा डॉक्टर अयूब, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने मुझसे पूछा। एक दफा मेरा पीटीवी वर्ल्ड पे मेरा ये प्रोग्राम अस्थमा का चल रहा था। द कॉमनेस्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी ऑन द पीटीवी वाज कि जी ये बताएं कि ये बच्चे जब 12 साल के हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अस्थमा में आउट हो जाते हैं, देयर इज नो कंक्रीट एविडेंस कि कौन सा कि ये अस्थमा जो बच्चों में होता है बाय द एज ऑफ 12 इट विल रिजॉल्व। पहली बात तो ये, देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस। दूसरी बात मैंने बताई, देयर आर लॉट ऑफ एस्थमेटिक इवन एडल्ट्स जिनको एक अटैक अस्थमा का होता है और सारी उम्र दोबारा नहीं होता। उसमें उस फिजिशियन का कोई कमाल नहीं होता जिसने उसको शुरू में दवा दी। वो तो यही सारी उम्र कहता होगा मैं फलाने डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे दवा दी, उसके बाद मेरा अस्थमा खत्म हो गया। दैट्स द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कि हमारी जो गाइडलाइन लिखती हैं कि वो बच्चे जिनके अंदर persistent bronchospasm नहीं होता, number 2 they've got a take less than 2 per year, second these are the kids जब बड़े होके they can come out of the asthma। लेकिन ये हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बच्चा डेफिनेटली 12 साल की उम्र में जाके इसका अस्थमा ठीक हो जाएगा। देयर इज नो एविडेंस लाइक दिस। थैंक यू सो मच राशिद साहब। योर लास्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर राशिद महमूद साहब, जी रहमान बिल्कुल जी। मेडिकल। सर, अब्दुर रब लास्ट साहब, ये क्वेश्चन। बच्चों की बात हुई, यूब साहब ने कही, ये इसमें जो बच्चे आते हैं जिनको कभी कभी अटैक होते हैं, महीने में एक आध दुक्का हो गया या 2 महीने बाद हो गया, तो दे आर थोड़ा अटैक होता है, पेरेंट्स आर नॉट प्रिपेयर टू यूज इनहेलर और स्पेस हेलर वगैरह यूज कराना भी बड़ा मुश्किल होता है, हमारी एजुकेशन भी। तो वो ओरल अब गिना जो गाइडलाइंस है वो रिकमेंड नहीं करती। इवन मेरे ख्याल में बीटा ब्लॉकर को अब ओरल को कोई भी रिकमेंड नहीं करता ये। तो ये इनके साथ कैसे मैनेज करते हैं कि अब वो लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं है, वो इनहेलर वगैरह भी यूज नहीं करते और ओरल रिकमेंडेड नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में जिना गाइडलाइंस तो यही कहती है कि हम इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए देते हैं कि इसमें डोज ऑफ स्टीरॉयड यूज्ड इन कंट्रोलिंग द अस्थमा इज वेरी स्मॉल, माइक्रोग्राम में होती है, तो लिहाजा साइड इफेक्ट कम होते हैं। एक बात तो ये है। अभी अगर आप डेवलप कंट्रीज की बात करें, यूके की बात करें, वहां पे तो 3-4 साल का जो बच्चा होता है उसके लिए भी स्पेशल स्पेसर होता है जिसके साथ पीछे इनहेलर लगा के उसको दिया जाता है, ये भी होता है। थर्ड, अगर बच्चा 5 या 6 साल से ऊपर का है प्रोफेसर साहब, तो आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम इन यूजिंग इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। आजकल तो डीपीआई आई हुई है। ये जो डीपीआई ड्राई पाउडर इनहेलर होता है, छोटे से रेवलाइजर में डालते हैं, उसके अंदर कैप्सूल डालते हैं, बच्चे को खींचते हैं। और एक नया बच्चों के लिए आया स्पिन हेलर, बिल्कुल पेन की तरह होता है, उसके अंदर कैप्सूल डाला जाता है और बच्चों को कहते हैं कि इनहेल करो। मैं तो बड़ा आई फाउंड इट वेरी इफेक्टिव एंड आई फाउंड दैट मोर देन 80% किड्स कैन यूज ड्राई पाउडर इनहेलर, तो मैं तो वो यूज करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर रैब, रियली इट वाज वेरी नाइस लेक्चर एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। कुछ डॉक्टर्स ने भी सवाल पूछे, कुछ क्या मैं कहूँगा कि आप 2 मिनट के लिए समराइज कर दें, समरी दे दें, आज के उस मैसेज पैगाम दे दें, फिर हम आज को कंक्लूड करें। ठीक, तो बस मेरा प्रोग्राम तो प्रोफेसर साहब यही है कि एस्थमा इज ए कॉमन डिजीज, इसको प्रॉपरली डायग्नोज किया जाए अकॉर्डिंग टू जीना गाइडलाइन। और अभी हमारी बड़ी यूजफुल डिस्कशन हुई कि अगर कोई बच्चा 5 साल से ऊपर का है, उसकी स्पायरोमेट्री भी हो सकती है, उसको डायग्नोज भी कर सकते हैं और उसको डीपीआई भी दे सकते हैं इनहेल फॉर्म में। एक बात।
The crunch point what I wanted to convey was कि ये वेंट्रोलिन का ज़माना चला गया, बीटा 2 एगोनिस्ट का ज़माना चला गया. अगर किसी को रिलीवर दवा भी देनी है, that has to be combined with inhaled corticosteroid. नंबर 2. दूसरी बात सबसे ज़रूरी ये. तीसरी बात ये है कि अगर कोई आदमी है एस्थमेटिक है और वो ठीक नहीं होता, the most important thing is look for the cause. And the commonest cause we have to look कि जी वो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करता है और दवाइयाँ कौन सी खाता है. उसकी दवाइयों को देखें. एंड इफ द पेशेंट इज लिटिल बिट ओबीज और नॉट ओबीज, यू मस्ट एक्सक्लूड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया तो नहीं है, इसको एक्सक्लूड जरूर करें. एंड इफ द पेशेंट इज ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो उसके अंदर एड्रिनल इनसफिशिएंसी को देखना चाहिए. Thank you so much, Dr. Rab, with the beautiful weather behind me. It is a live weather. You can see I the enjoyed it. clouds are touching very close to me above the river Jhelum, and very close to hardly, I think, 100 or 200 feet away from me, like weather of the Nathia Gali. And over to you, Professor Salma Kandi, to conclude today's sessions. Very beautiful, very informative, very with the thanks. Lot of thanks, Dr. Rab and all other audience. Over to you, Professor Salma Kandi. Thank you so much, Mulazim Saab. Professor Dr. Rab is such an asset for Women Medical College and previously for Ayub Medical College. It's such a pleasure listening to you, Dr. Rab. आपने हमारी इन्फो में इतना इजाफा किया है और आपने संडे हमें दिया है. अल्लाह इसका अज्र खैर आपको दे और सब पार्टिसिपेंट्स को दे. And it was really, really great. And thank you once again for giving us the time, for putting in so much of effort. And I thank all the participants because meeting you on every Sunday is like meeting family members. It is such a joy for me, at least. Thank you. Have a nice weekend and Pakistan Zindabad. Allah Ta'ala is Pakistan. Thank you. पाकिस्तान के हालात आमीन, बेहतर करे और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करे और पाकिस्तान में एक मुल्क का हुकूमत आए और हकदार को हक मिले. अल्लाह ताला आमीन, हामी और आमीन. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज. See you Assalamu alaikum. Thank you. after 15 days, inshallah. Thank you.